नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भावी लेखपाल बैच के अंतर्गत ये हमारा ग्रामीण परिवेश और विकास पे संबंधित वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस सिलेबस का, इसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है मैंने बताई थी और थोड़ा सा लेखपाल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि इनका वर्क कैसे होता है, कहाँ से इनकी नियुक्ति होती है, इनका प्रमोशन कौन करता है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डेटा दिया था और इसके बाद में लेखपाल की हिस्ट्री के बारे में बताई थी कि वैदिक काल से लेकर 1947 तक, ठीक है, इनके इस समय पीरियड के बीच में लेखपाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, इन सारे विषयों पे हमने कल चर्चा किया था। ठीक है, सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके बाद में आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। वैसे भी मैं सेकंड पार्ट में शब्दावली प्लस कुछ अदर चीज़ों को लेकर चलने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का काफ़ी डिमांड आ रहा था, बहुत तगड़ा डिमांड आ रहा था कि सर योजनाएं पढ़ाइए। और योजनाओं पे भी मैंने पोल कराया था कि कौन सी योजनाएं आपको पढ़नी है, तो उसमें बच्चों ने राज्य सरकार की योजनाएं यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाओं पे ज़्यादा कमेंट किया, पोल में पार्टिसिपेट किया, उनके पक्ष में वोट दिया। तो आप सबके डिमांड पे हमने ये ग्रामीण परिवेश और विकास से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पे वीडियो लाना उचित समझा और आज इस विषय में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये योजनाओं से संबंधित पहला वीडियो है तो इसमें लगभग हम 10 से 12 योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाके ऊपर से चीज़ें जो हो सकती हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं योजनाओं में क्या क्या है, आपको कौन कौन से फॉर्म चाहिए, आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, तब आप इस योजना में अप्लाई कर पाओगे। ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि उद्देश्य क्या है, इसमें राशि वगैरह कितने मिल रही है और ये लाभांश, ये जो लाभार्थी हैं ये कौन हो सकते हैं, प्लस इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, बस इतना ही देखना है। अब आप बोलोगे कि सर 10 से 12 योजना ही आप सिर्फ पढ़ा रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर जैसे राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं ये लगभग 30 से 40 योजनाएं हो सकती हैं। तो अगर मैं 30 से 40 योजनाओं को एक वीडियो में सम अप करूँगा तो पहली बात तो वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे से ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, पहली बात तो ये। और 30 से 40 योजनाओं को अगर मैं एक वीडियो में सम अप करूँगा तो बहुत सारी योजनाएं कोरिलेट करती हैं। जैसे कोई मैंने बोल दिया कन्या से संबंधित योजनाएं हैं, तो कन्या से संबंधित लगभग 2 से 3 योजनाएं हैं। अगर वो कोलैप्स कर जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये योजना कौन सी है, इसमें कौन सा लाभार्थी है, इसमें कितना पैसा मिल रहा है, इसमें कौन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम योजनाओं को 3 पार्ट में कर लेते हैं, जैसे यूपी सरकार की योजनाओं को 3 पार्ट में और केंद्र सरकार की योजनाओं को 3 पार्ट में, 3-3 पार्ट में अगर हम दोनों को कर लेते हैं और इन 3 पार्ट में हम सारी योजनाओं को लगभग लगभग कवर कर लेंगे और जो योजनाएं मैच कर रही हैं उनको हम अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि पहले पार्ट में हमने ये पढ़ाया था, दूसरे पार्ट में हमने ये पढ़ा था और तीसरे पार्ट में हमने ये पढ़ा था। तो ह्यूमन साइकोलॉजिकल के हिसाब से आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं लगने वाला है। अगर मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होता तो मैं बहुत लंबा पीडीएफ खोल के आपको दे देता और बहुत डीप में पढ़ाता, लेकिन उस चीज़ से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम जस्ट 2 महीने बचा हुआ है। अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स पीएचडी तो कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा और जो बंदा थोड़ा सा पढ़ के जा रहा है उसका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर ये जो डर है ना, ये डर आप छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, कि इसका निवारण मुझे करना है, ये ओलंपिक स्टडी का मैटर हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे होता है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें डेटा रिसर्च कर रहे हैं, यार ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो जो ये रिसर्च वाला मैटर है ना, ये इस सब्जेक्ट को लेकर पार्टिकुलर, ये आप मुझ पे छोड़ दो। आप जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं मैथ, जीएस, हिंदी, इन सब पे आप फोकस करो और ये सोच के छोड़ दो कि ये ओलंपिक स्टडी का काम है, ओलंपिक स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो यूपी स्पेशल है और ग्रामीण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। 25 मार्क्स इधर आप छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद में मैं आपसे कहूँगा कि शांति के साथ में आप हेडफोन लगाइए और पूरा वीडियो लेक्चर आप या तो सो के देख रहे हैं तो सो जाइए, सो के आप देखिए। अदरवाइज़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स तो आपको 100% बनाना ही बनाना है। नोट्स अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे कि लापरवाही के साथ में निश्चिंत हो जाओगे कि यार नोट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, लास्ट टाइम में मैं नोट्स देख लूँगा। ये भी एक लापरवाही का मैटर हो सकता है, इसलिए मैं नोट्स अभी नहीं दूंगा। आप लोगों का काम है कि आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए और नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, सो वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी योजनाएं पढ़ने वाले हैं
यहाँ पे लगभग 10 योजनाएं मैंने लिख रखी हैं, लेकिन मैं लेक्चर में लगभग 1-2 योजनाएं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ और एक योजना का आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। अगर देखिए, पहली बात तो मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको होमवर्क पे काम करना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिटी बॉक्स में मैं आपको दूँ, चाहे वो यहीं पे दूँ, लेकिन आपको होमवर्क करना पड़ेगा। सारी की सारी चीज़ें आप टीचर पर नहीं छोड़ सकते हो, ना यूट्यूब पर छोड़ सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर ही डिपेंड होकर पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपको होमवर्क करना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये योजना आपका होमवर्क है, तो वास्तव में सच बता रहा हूँ कि अगर वो योजना पे आपने काम कर लिया और इत्तेफाक से एग्ज़ाम वो आ गया 1 नंबर का, तो आपका 100% नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था ये योजना, और जो भी योजना मैं दूंगा वो तो भाई इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, ठीक है। सो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं अभ्युदय योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है। नवीन रोज़गार छतरी योजना, इसको पहले रोज़गार छतरी योजना के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन योगी जी के आने के बाद में नवीन रोज़गार छतरी योजना कर दिया गया, ओके। फिर आगे देखते हैं हम यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना एंड यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें क्या करेंगी, कुछ योजनाएं आपस में मैच करेंगी, इससे आप कंफ्यूज जाओगे। अगर मैं इस वीडियो के लेक्चर को लंबा कर दूं तो ऐसे ऐसे करके अगर 2-3 चीज़ें आ गई तो आप वैसे ही कंफ्यूज जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाल श्रमिक विद्या योजना अलग है और यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अलग है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे वीडियो को तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ओके। फिर आगे देखिए, लिखा हुआ है यूपी कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नाम से पता चल रहा है कि ये कोविड से रिलेटेड होने वाला कोई स्कीम है, तो यूपी कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, इस स्कीम को हम देखेंगे। एंड देन किसान कल्याण मिशन देखेंगे, विरासत अभियान क्या है ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना ये देखेंगे, ठीक है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 10 योजनाएं लिख रखी है और 1-2 योजनाएं मैं ऐसे ही डाल दूंगा, ओके। तो ये हमारी आज की योजनाएं हैं। पहली बात तो आप इन योजनाओं को देख लीजिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पार्ट ए में हमने ये योजनाएं पढ़ रखी हैं, और ये योजनाएं आप बाद में कॉपी पे लिख के इसको अच्छे से रगड़ के पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये योजना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। लगभग आपका 3 से 4 नंबर 5 नंबर तक योजनाओं से दे सकता है, ठीक है। घुमा घुमा के देगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन देगा 5 नंबर का लगभग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, इसको आपको घोल के पी जाना है। जितना पढ़ाऊँगा उतना ही आपको पढ़ना है, ये भी आप समझ के चलिए। आपको यहाँ पे PhD नहीं करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं अपने पहली योजना पे। तो दोस्तों, योजनाओं के क्रम में आज हमने पहला योजना लिया है, वो है विरासत योजना। जैसा कि आपको पता है कि विरासत योजना ये किसी विरासत से संबंधित लग रहा है, लेकिन ये योजना जो है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं अदर चैनल इसको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, या फिर किसी कोने में पढ़ा देंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे पहला इसलिए लिया है क्योंकि आपके डायरेक्ट ये जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ से संबंधित है, मतलब ये लेखपाल के ही काम से संबंधित योजना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला योजना है विरासत योजना। देखिए, यह 2 महीने का स्पेशल अभियान था, 2 महीने का कोई स्पेशल अभियान रखा था। इस योजना के अंतर्गत जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित पेंडिंग केसेस थे उनको निपटाया जाना था। यह मुख्यतः विलेज एरिया के लिए था। अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित, जो लैंड से संबंधित, या फिर कोई सक्सेसिव राइट केस है, मतलब जैसे किसी का बेटा है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार है कि नहीं है, इस टाइप से जो केसेस थे। इसके बाद में लैंड डिस्प्यूट है, इस चीज़ से संबंधित, मतलब जो गांव एरिया में जो झगड़ा वगैरह होता है लैंड को लेके, यहाँ पे जो पेंडिंग केसेस थे ब्लॉक में या फिर तहसील में, उस चीज़ को निपटाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था, और ये 2 महीने का स्पेशल प्रोग्राम था। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, पहले के टाइम में चीज़ें ऑन रिकॉर्ड ऑफलाइन हुआ करती थी, मतलब ये कागज़ पे कार्यवाही होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया। अब बहुत सारे डेटा ऐसे थे जो ऑनलाइन तो दर्ज ही नहीं हुए, या फिर हुए कि नहीं हुए ये सारे मिस हो गए। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि बहुत सारा पेंडिंग केस यूपी में पड़ गया था। आपको पता है कि यूपी में क्या है, भूमाफियों का चलता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे करते रहते हैं, डेटा को आगे पीछे करते रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आपको पता होगा कि भूमाफियों पे अच्छा खासा नकेल कसा था यूपी सरकार ने, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये विरासत योजना का जो है आरंभ किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि तहसील और ब्लॉक में अधिकारियों और लेखपाल की लापरवाही के चलते लाखों केस जो है वो पेंडिंग में पड़ गए थे। इसी को सॉल्व करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था।
और चीज़ों को डिजिटाइज्ड करना, मतलब इसको जो है, जो रिकॉर्ड था इसको ऑनलाइन करना, ये भी इस योजना का प्रमुख मकसद था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और इस योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, डीप में स्टडी करना होगा तो भाई बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूँगा। अगली योजना है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। नाम से लग रहा है कि भाग्य लक्ष्मी, यानी कि भाग्य लक्ष्मी हमारे भारत में जो लक्ष्मी शब्द दिया गया है ये लड़कियों के लिए दिया गया है। और ये जो योजना है ये गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के पालन पोषण की आर्थिक सहायता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे आप इतने पैसे जो देख रहे हो ना, ये पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि अगर इतना पैसा मिलता तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो गरीब परिवार था, जो अपनी बेटी की या फिर अपनी बहन की शादी नहीं कर पाता है, शायद ये चीज़ें होती ना, पता नहीं, आई डोंट नो। बट देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर आपके यहाँ बेटी जन्म लेती है, ठीक है, तो आपको 50,000 की राशि मिलती है। पहली बात तो ये कि अगर आपके यहाँ बेटी जन्म लेती है तो कितनी राशि है, 50,000 राशि है। ठीक है, इसके बाद में उसकी माँ को 5100 रुपये मिलता है। ओके, अब आप जोड़ सकते हो, बाद में आप जोड़ के बताना कितना हुआ। इसके बाद में वो जब 6 क्लास पास होगी तो उसको 3,000 रुपया मिलेगा। जब वो 8 क्लास पास होगी तो उसको 5,000 मिलेगा। जब वो 10 पास होगी तो 7,000 मिलेगा। जब 12 पास होगी तो 8,000 मिलेगा। और जब 21 साल की हो जाएगी, शादी का समय आएगा, तो लगभग उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 18 साल पे नहीं, आई थिंक हाँ 21 वर्ष की जब हो जाएगी और उसकी शादी होगी तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, इतनी राशि जो है गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार में जन्मी बेटी को दिया जाता है। तो ये किसे मिलेगा, अब सभी को नहीं मिलेगा, ऐसे होगा हो जाएगा तो सभी लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये किसको मिलेगा, जिसके परिवार की इनकम 2 लाख से कम है। जिस परिवार की इनकम 2 लाख से कम है, ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं वो गरीब परिवार की श्रेणी में आएंगे। और जिस लड़की की एज 18 साल से ऊपर हो गई उसको ये पैसा मिलेगा। और जो BPL कार्ड धारक है ना, उनको ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इस भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो अप्लाई करवा सकते हैं, आप नहीं या किसी और का भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना जो है ये गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के पालन पोषण की आर्थिक सहायता के लिए है। 50,000 की राशि है और जब 21 साल की हो जाएगी तो 2 लाख की राशि है। और इसके बीच में उसकी जो माँ है, जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसको 5100 रुपये, इसके बाद में 6, 3 और जब 8 पास होगी तो 5, 10 पास होगी तो 7, ऐसे ऐसे करके जो है उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं। अगली योजना है हमारी उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता। वैसे योजना तो ये शिक्षित युवा बेरोजगार के लिए है। अगर आप इस श्रेणी में आते हो, आप शिक्षित हो, आप बेरोजगार हो, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इस योजना में जो शिक्षित युवा बेरोजगार है, मतलब जो 21 साल से ऊपर है और 35 साल से कम है, दुर्भाग्य है कि अगर वो 35 साल तक बेरोजगार है और उसको 1,000 और 1,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस योजना का मतलब मुझे लग रहा है कि होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि 35 साल तक कोई बेरोज़गार ना रहे, अगर वो युवा है और शिक्षित है। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर उसके पास डिग्री है, BA, BSc, MA, BCom, जो भी डिग्रियां होती हैं, HD, PhD करके भी लोग बेरोज़गार रहते हैं ना। तो हालांकि PhD के बाद लोग कहीं ना कहीं लग ही जाते होंगे टीचिंग लाइन में। तो देखिए मैं फ़िलहाल ये कह रहा हूँ कि जो भी 35 साल के हैं उनको तो पहली बार इस श्रेणी में आना नहीं चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें मिल रही हैं। इस योजना में आपको 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, निश्चित समय के लिए मिलेगा, ये नहीं कि आप लाइफ टाइम बेरोज़गार रहोगे तो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। निश्चित समय के लिए मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी तो भी ये योजना बंद हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके परिवार की इनकम है ये 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। 3 लाख रुपये से जब कम होगा आपके परिवार की इनकम तो आप उत्तर प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता पा सकते हो। आप हाई स्कूल कम से कम पास हो, ऐसा नहीं कि कोई 8 का लड़का है और वो 35 साल का हो गया है तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत पैसे ले रहा है। आपको हाई स्कूल कम से कम पास होना चाहिए या फिर उससे ऊपर। ठीक है, इसके बाद में 21 से 35 साल का होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये उत्तर प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता है। अगर आप इस श्रेणी में आते हो तो आप भी जाके अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकते हो। अगली योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस श्रेणी में ये योजना आती है। ठीक है, योजना का नाम है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना का जो उद्देश्य है ये है कोचिंग सेंटर खोलना। ठीक है, ये आपके घर पे नहीं खुल जाएगा, ये पहले मंडल स्तर पे खुलेगा, फिर इसके बाद में जिला स्तर पे खुलेगा।
पहले मतलब इसको मंडल स्तर पे देखा जाएगा, अगर चीज़ें सही रह रही हैं तो उसके पर्टिकुलर ज़िला में भी वो चीज़ें खोल दी जाएंगी। कोचिंग का जो नाम होगा वो होगा पथ प्रदर्शक क्लासेस, ठीक है। 16 फ़ेब से ये योजना स्टार्ट हुई थी, 16 फ़ेब को बसंत पंचमी था। इस पावन शुभ अवसर पे ये अभ्युदय योजना जो कि आईएएस, आईपीएस, सीडीएस, एनडीए, नीट, जेईई इस टाइप के जो केंद्रीय लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं इसकी ये तैयारी करवाएगा, ठीक है। केंद्रीय नहीं बोल सकते हो कि अगर आप राज्य स्तर पे भी किसी योजना किसी एग्ज़ाम बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये शायद उसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें जो डेटा लिखा हुआ था उसमें आईएएस, आईपीएस, सीडीएस, एनडीए, नीट और जेईई का डेटा लिखा हुआ था, ठीक है। और इसमें जो आपके टीचर होंगे ये ऐसे वैसे नहीं होंगे। पहली बात तो ये रिटायर्ड होंगे, कोई आईएएस का बंदा है वो रिटायर हुआ है तो ही वो आईएएस की आके स्पेशल कोचिंग देगा वो आपको। आईपीएस वगैरह का है, सीडीएस का है, इसमें जो जनरल आर्मी वगैरह होंगे जो काम कर चुके होंगे, जो इस इन्वायरमेंट से निकल चुके होंगे वो आपको डायरेक्ट ट्रेन करेंगे। तो आप इस कोचिंग का लेवल आप ऐसे ही समझ सकते हो कि कितने अच्छे लेवल पे कितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, आप ऐसे टीचर से पढ़ाई करोगे। तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। योग्यता के आधार पर इसमें आगे जो है लैपटॉप और टैबलेट भी दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, स्पीड टेस्ट वगैरह का काम पड़ता है, मॉक टेस्ट जो भी चीज़ें होती हैं अब तो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो ये लैपटॉप और टैबलेट को भी इसमें दिया जाना चाहिए। फ्री कोचिंग है और जो पठन पाठन सामग्री है वो भी लगभग इसमें फ्री ही मिलने वाली है और सबको नहीं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी कि अभ्युदय योजना जो है, अभ्युदय ये योजना जो है कोचिंग सेंटर इसमें खोला जाएगा। पहले मंडल स्तर पे, मतलब पहले बड़े लेवल पे, जब उसमें सक्सेस हो जाएगा तो फिर छोटे स्तर पे यानी कि जिला स्तर पे खोला जाएगा। पथ प्रदर्शक क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उनका नाम क्या होगा, तो वो पथ प्रदर्शक क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 16 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें रिपीट करना ज़रूरी भी है, ओके। अगला देखते हैं योजना कौन सी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो भाई साहब अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, सामूहिक विवाह में अपना विवाह भी कर सकते हो। भगवान करे ये चीज़ें ना आए, आप इंडिपेंडेंट होके मतलब अपना विवाह जाके कहीं फॉरेन में मनाओ, ठीक है, सामूहिक विवाह ना करना पड़े आपको। सो देखिए इसमें जो लोग आएंगे वो उनका पर्टिकुलर एक देखिए कौन आएंगे इसमें जो विधवा महिला परित्याग है। आप ये समझ सकते हो कि क्या होता है गाँव में जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं, कोई महिला है अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो क्या होता है कि परिवार के द्वारा फिर महिला को त्याग कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, ठीक है। त्याग मतलब होता है घर में ही रहे, लेकिन परित्याग का मतलब संपूर्ण त्याग कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर विधवा महिला का परित्याग हो गया है, उनको इस सामूहिक विवाह में इस सामूहिक विवाह के थ्रू जो है उनकी शादी हो सकती है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग का समूह और जो एससी एसटी हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें उनकी भी शादियां हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फंड मिलता है, राशि मिलती है वो 51,000 रुपये मिलता है, ठीक है। इसमें जो राशि मिलती है ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है। तो आपका जो आंसर होगा वो 51,000 होगा। 51,000 में 35,000 जो है आपको इंस्टेंट मिलता है और इसके बाद में जो चीज़ें बचती हैं, जो पैसे बचते हैं वो पर्टिकुलर आपको फ़ोन प्लस अन्य चीज़ें या फिर जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं वो उसमें खरीदी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। 9 फ़ेब को यानी कि ओके दोस्तों 9 फ़ेब को यानी कि 9 फरवरी को जो है लगभग 10,000 सामूहिक विवाह कराया गया था। आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है कि ये आई थिंक उस दिन गिनीज़ जो बुक है, गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो बनता है उसमें ये विवाह सम्मिलित कराया जाना चाहिए था या फिर हो गया होगा कि 10,000 सामूहिक विवाह आई थिंक पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ होगा। तो 9 फ़ेब को जो है 9 फरवरी को 10,000 विवाह कराया गया था। आई थिंक 9 फरवरी को नहीं होगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ में नहीं हुआ होगा, ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे कराया गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें उपहार मिलना था और इसकी जो अन्य वस्तुएं थी उसमें जो पायल होता है, बिछिया होता है और 7 बर्तन होते हैं, मतलब ये जो चीज़ें रस्में होती हैं ना उस चीज़ से संबंधित जो अदर पैसे यहाँ पे जो बच गए थे उसके द्वारा वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो योजना है इसमें जो लोग
फ़ायदा ले सकते हैं उसमें जो है उस परिवार में अधिकतम जिनकी 2 पुत्रियां हैं उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 3-4 बेटी है और आप सामूहिक विवाह के अंतर्गत सभी का विवाह करा दो। जिनके पास 2 पुत्री हैं, 2 बेटियां हैं, वो इस सामूहिक विवाह की योजना के अंतर्गत फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इनकम है, परिवार की पार्टिकुलर जो इनकम है वो भी डिफ़ाइन कर दी गई है, कंडीशनड है। आप देख सकते हैं जो रूरल एरिया में परिवार की इनकम है ये 4,60,000, आई थिंक कितना, ये 46,080 है। ठीक है, 46,080 रुपये अगर आपकी इनकम है तो आपको इस योजना के अंतर्गत पैसे मिल सकता है। और अगर अर्बन एरिया में 56,460 रुपये है तो आपको पैसे ये मिल सकता है। ये ईयरली वाइज है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रहा। सामूहिक विवाह से आप पता लगा सकते हो कि एक ग्रुप में शादी करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगली योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना, और इस योजना को लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2020। ठीक, और 18 जुलाई 2020 को अफ्रीका में नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। और ये योजना जो है ओनली फॉर एससी के लिए है, यानी कि प्रवासी मज़दूर के लिए। यानी कि प्रवासी मज़दूर अगर है और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए ये योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। ओके, सो जो टारगेट रखा गया था एम्प्लॉयमेंट का, ये 7.5 लाख परिवार का रखा गया था। टारगेट नहीं, टारगेट जो है ये आपका एम्प्लॉयमेंट है। और स्टार्टिंग में लगभग जो है 7.5 लाख परिवार को इससे फ़ायदा हुआ था। और इसके अंतर्गत जो राशि मिलती है, आपको जो काम मिलेगा वो ये हो सकता है, आपको दिखाना होगा उसमें जो इसका डेटा बनता है उसमें, जैसे परचून की दुकान हो गई, लॉन्ड्री हो गई, साइबर कैफ़े हो गया, टेंट हाउस हो गया, गौ पालन हो गया। ये जो प्रोफेशन है इसको अगर कोई ओपन करना चाहता है। अच्छा, ये समय किसका है? ये समय है कोरोना काल का। कोरोना काल में आपको पता होगा कि बहुत सारे मज़दूर ऐसे थे जो यहाँ से वहाँ विस्थापित हो गए थे। जैसे कोई गांव का मज़दूर है, वो दिल्ली में काम कर रहा है, अब वहाँ पे कोरोना का कहर आ गया तो वहाँ से वो क्या हुआ, विस्थापित हुआ। अब विस्थापित होकर अपने गांव पे आया, उसके पास पैसे हैं नहीं, या फिर दिल्ली से कहीं दूसरे शहर में गया, वहाँ भी उसके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या है, इस नवीन रोज़गार छतरी योजना के अंतर्गत जो है वो क्या कर सकता है, उसको इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट पैसे देगी ये काम करने के लिए। परचून है, लॉन्ड्री है, साइबर कैफ़े है, तो इस टाइप के जो काम होते हैं ना उनको कराने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं करना है, बस इतना ही आप समझ लो कि नवीन रोजगार छतरी योजना यही है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है जो मज़दूर बच्चे होते हैं ना, मज़दूर बच्चों का तात्पर्य यहाँ पे ये है, ऐसे नहीं मज़दूर जो जैसे कोई काम करता है, जैसे किसी का हेल्प कर रहा है, इस टाइप का मज़दूर नहीं, उस टाइप का बच्चा नहीं। ऐसा मज़दूर बच्चा जो वास्तव में काम कर रहा है, जैसे ईंटा ढोने का काम हो गया, कहीं पे मज़दूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, इस टाइप से जो बच्चे होते हैं ना, जो प्योर मज़दूरी लेबर होते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो 8 से 18 साल के बीच के होने चाहिए। अच्छा, ये योजना शुरू हुई थी 12 जून 2020 को। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, बाल श्रमिक एक तो वो मज़दूर होना चाहिए, और विद्या योजना का मतलब ये है कि वो पढ़ाई करने के पर्पज़ से ये योजना चलाई जा रही है। अब बाल श्रमिक यानी कि लेबर है, उसको पढ़ाई करनी है, आप ऐसे ही इसको समझ सकते हो। अच्छा, ये जो 12 जून का दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, दुनिया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाती है, इसको सेलिब्रेट करती है। यानी कि ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 12 जून जो है ये क्या होता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इसमें और डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरी एंड कंडीशन बनती है इसमें। देखिए, इसमें जो बच्चे हैं, जो लड़का है उसको 1,000 रुपये मिलेगा, और जो लड़की है उसको 1,200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो मज़दूर हैं ये सबको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी लगभग 2,000 मज़दूर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2021 का जो टाइम पीरियड था उसमें 2,000 मज़दूरों को सेलेक्ट किया गया था, उनके बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी। और इसमें जो बोनस राशि है वो 6,000 रुपये है। और ये बोनस राशि जब आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, 8 पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, तो उस हिसाब से ईयरली वाइज मिलती है। ठीक है, ये जो राशि है आप देख रहे हो 6,000, ये ईयरली है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो बोनस राशि है यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत कितनी हो सकती है, तो 6,000 हो सकती है। और जैसा कि अब मंथली के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को 1,000 रुपये मिलेगा और लड़कियों को जो है 1,200 रुपये मिलेगा, और 2,000 मज़दूरों को सेलेक्ट किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से इस योजना से निकल के आ रही है ये चीज़ कि 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ें, ये योजना आपको सही से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। अगली योजना है दोस्तों यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। फिर से एक बाल सेवा योजना आया था, मैंने आपको बताया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल सेवा योजना जस्ट ये यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। इसके पहले जो हमने पढ़ा भी, ये यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना पढ़ा। आई थिंक ऊपर भी 1-2 बाल बेस्ड योजनाएं थी। ठीक है, सो नहीं है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं है। अगला जो स्लाइड होगा, अगला जो लेक्चर होगा, शायद उसमें मिल पाएगा आपको। तो ये यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। ये जो लॉन्च किया गया है, ये लखनऊ से लॉन्च किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है, ये कोविड के कारण जिन बच्चों ने अभिभावक को खो दिया, आपको पता होगा कि कोविड टाइम जब था तो बहुत सारे बच्चे अपने अभिभावक को खो दिए थे। तो उन बच्चों को संभालने के लिए, उनका केयर करने के लिए ये यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी लखनऊ से। ठीक है, सो इसमें आपको जानना ये होगा कि जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, किसको दी जाती है। फ़िलहाल आप देखिए कि ये जो गार्जियन है ना, बाद में जैसे उनके बच्चे अनाथ हो गए तो उनका जो बाद में कोई गार्जियन बनेगा, जैसे उनके चाचा ताऊ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति अगर उनका गार्जियन बनता है तो ये जो वित्तीय सहायता है उनको मिल जाएगी। क्योंकि बच्चे छोटे होंगे अगर बाई चांस, तो वो संभाल तो पाएंगे नहीं पैसा अपना, या फिर उनको भी एक गार्जियन की ज़रूरत होगी। तो गार्जियन गवर्नमेंट अलॉट कर देगी, या फिर जो उनका कोई टेक केयर करने वाला होगा, ये जो पैसा होगा उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या फिर जिनके कोई भी गार्जियन नहीं है, जो बच्चे एकदम से अनाथ हो गए हैं, जिनके पास गार्जियन भी नहीं है और जो उम्र में काफ़ी छोटे हैं, 8 साल से भी कम है, तो उनको चाइल्ड होम्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो रकम दी जाएगी, ये बच्चों को दी जाएगी 4,000 पर मंथ। अब 4,000 पर मंथ उनके गार्जियन को दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो रकम है ये 18 साल तक दी जानी है। मतलब जब भी ये रकम स्टार्ट होगा, तो जब तक बच्चा 18 साल का हो नहीं जाएगा तब तक उसको ये पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, जो मतलब अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं और उनके गार्जियन भी नहीं है, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा? चाइल्ड होम्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कौन से चाइल्ड होम्स में? ऐसे नहीं कि प्राइवेट चाइल्ड होम्स में, प्राइवेट भी होता है, गवर्नमेंट चाइल्ड होम्स में शिफ्ट किया जाएगा। जो चाइल्ड होम्स है, जैसे जो मेल है उनको अटल रेजिडेंशियल चाइल्ड होम जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये लगभग 18 होम्स हैं। और जो फीमेल हैं, फीमेल गर्ल्स हैं, उनको कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल जो होता है ना, उसमें उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा उनकी देखभाल करने के लिए। ये भी लगभग 13 बनाए गए थे। ठीक है, एंड फाइनली जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, 18 साल के ऊपर हो जाएंगे, जब उनकी शादी करने का टाइम आएगा, तो जो गर्ल्स होंगी उनको 1,01,000 रुपये की शादी के लिए पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक जो मेल होगा उनको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जो गर्ल्स होंगी उनको ये पैसा मिलेगा। साथ में उनके एजुकेशन के लिए लैपटॉप, टैबलेट वगैरह जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें उन्हें मिलेंगी। ठीक है, तो ये रहा यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और फिर से मैं बोल दूं, यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड के कारण जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खो दिया था, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा योजना का लाभ? उनके जो गार्जियन हैं उनको पैसे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जो बच्चे होंगे, जो बच्चा होगा उसको 4,000, और जो छोटे बच्चे होंगे उनको होम्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बड़े होने के बाद में 1,01,000 की राशि उनकी शादी के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, किसान कल्याण मिशन योजना। किसान कल्याण मिशन, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि किसानों के कल्याण से संबंधित कोई ये मिशन होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये किसान मेला आयोजन किया जाएगा, और ये जो मेला था आयोजित किया जा चुका था। ये लगभग 6 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक चला था। लगभग 15 दिन का ये मेला था,
और 824 ब्लॉक से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 824 ब्लॉक में ये आयोजित किया गया था, आप ऐसा बोल सकते हो। और इसका जो उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार का भी उद्देश्य है कि 2022 तक जो किसान की आमदनी है उसको दोगुना कर दिया जाए। और ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी तो मुश्किल लग रहा है, फ़िलहाल कोविड वगैरह भी आ गया है ना, और जीडीपी वैसे भी गिर रही है, अभी तो काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ये योजनाएं काफ़ी दिन से चल रही हैं और बहुत समय से ही। अब 90 में देखोगे तब भी किसानों की आय को दोगुना करना है, ठीक है। ऐसी ऐसी योजनाएं बहुत दिन से चल रही हैं और आज तक कोई भी इनकम आज तक कोई भी योजना ऐसी नहीं आई कि जो परफेक्टली इस तरह से काम करे कि वास्तव में जो किसान की इनकम है वो दोगुनी हो ही जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रदर्शनी वगैरह हुई और प्रदर्शनी में जैसे जो अच्छे किसान थे जिन्होंने अपने ज़मीन को फर्टाइल किया, जो किसी योजना का लाभ उठा पाए, अच्छा ऐसे मतलब ऐसे किसानों को अच्छा माना जाता है जो वेरियस टाइप के जो योजनाएं होती हैं उनको रीड करके उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे जो किसान 10 फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका रिकॉर्ड जाता है कि हाँ इस किसान ने इतने पैसे लिए हैं, तो उनको बाद में सम्मानित भी किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब मेला लगता है या फिर कुछ चीज़ें आप होती हैं वहाँ पे, तो उनको रोल मॉडल के थ्रू बुलाया जाता है कि भाई देखो ये किसान है, ये आपसे बढ़िया काम कर रहा है, इसको इतनी नॉलेज है, ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, ये योजना का लाभ उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको रोल मॉडल के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है और जो दूसरे बाकी किसान होते हैं उनको समझाया जाता है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें होती हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है, योजनाएं आती हैं, इसी को किसानों को समझाना होता है, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। तो किसानों को समझाना या ना समझाना आप देखते हो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। वो अपनी जो पुरानी पद्धति थी, उनके दादा परदादा का जो वही दवा डालते थे वो आज तक वही दवा डाल रहे हैं। उनको किसी ऐप से मतलब नहीं है। उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक दूसरे से पूछ लेंगे, लेकिन कभी आगे यूट्यूब पे या फिर अदर जगह पे कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पहल उठाना गवर्नमेंट का काम है, बाकी कोई फ़ायदा ले पाता है नहीं ले पाता है वो अलग बात है। फ़िलहाल ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे कि किसान कल्याण मिशन क्या है। और इस मिशन में वही मेला आयोजित किया गया और लोगों को जो है, किसानों को जो है जागरूक करने के लिए ये मिशन स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर अगला मिशन देखते हैं। अगली जो योजना है ये है यूपी कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। नाम बहुत बड़ा लग रहा है, फ़िलहाल नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है चीज़ें। कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, उद्देश्य क्या था, ऐसी इंडस्ट्री जो कोविड हेल्प प्रोवाइड करा सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये योजना है, ध्यान दीजिएगा, इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसी इंडस्ट्री जो कोविड हेल्प प्रोवाइड करा सके, जैसे कोई आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो उस इंडस्ट्री के थ्रू कोविड में वो फ़ायदा लोगों को पहुंचा सके। ऐसी इंडस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्री क्या हो सकती है, वो इंडस्ट्री लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हो सकती है बनाना, ठीक है। रेगुलेटर वगैरह होता है, क्रायोजेनिक जो टैंकर्स होते हैं वो होता है जिसमें हम दवाओं को रखते हैं, है ना। वेंटिलेटर्स वगैरह हो सकता है। हॉस्पिटल बेड्स के लिए अगर आप कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद में इन योजनाओं के अंतर्गत आपको सब क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडी मिलेगा और खर्चे में छूट भी मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि सब्सिडी में खर्चे में छूट का मतलब ये है कि जितना आपका पैसा लगेगा उसमें जो है गवर्नमेंट छूट देगी, और जो छूट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ का होगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये जो योजना है उद्योगपतियों को इतना फ़ायदा पहुंचाई होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ की छूट मिल रही है, ठीक है। 10 करोड़, ऐसा नहीं कि 10 करोड़ डायरेक्ट छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आप 10 करोड़ का ही स्टार्ट करो और 10 करोड़ आपको छूट मिल गई, ऐसा नहीं है। जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें 100 करोड़ या फिर 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 10 करोड़ की मैक्सिमम छूट मिल सकती है, ठीक है। कोई परसेंटेज डिफाइन होगा, आई थिंक 25% था, मैंने यहाँ पर लिखना भी भूल गया, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मैं शायद 25% था या 20% था, ऐसा कुछ था। लगभग आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20 से 25% यहाँ पे जो है सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम जो है सब्सिडी होगी वो 10 करोड़ की होगी, ओके। अच्छा, जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है कि आपने कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग 20 लाख होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, 20 लाख अगर आप 20 लाख लगा के कोई आप उद्योग स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें उसका 20% या फिर 25% जो मिनिमम होगा वो आपको पैसे मिल जाएंगे। 10 करोड़ से ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना होता है, जैसे
जो पॉल्यूशन होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, प्लस लोग वहाँ पे जो ज़मीन वगैरह का मैटर होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है ना। तो ये सारी की सारी जो परमिशन होगी ये आपको 72 घंटे के अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर ये सारी की सारा परमिशन आपको मिल जाएगा। वैसे आप कंपनी लगाते हो, आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए 72 घंटे के अंदर सारा का सारा प्रोसेस जो है प्रोसीड हो जाता था, और कंपनी का जो होता नहीं कि जो नींव रखना वो हो जाता था, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। तो ये योजना का नाम है यूपी कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट योजना, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ें समझ गए होंगे। जब भी ये चीज़ें मिलेंगी, जब भी ये योजना आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको कवर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बस ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंतर्गत ये नहीं पूछ लेगा कि कौन कौन सा फॉर्म लगना है, कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, फलाना फॉर्म, 10 रुपये का टिकट, ऐसा आपसे नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है। ये जस्ट ऊपर से पूछ लेगा कि ये योजना किस राज्य की है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब यूपी, ये मतलब इस योजना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई अदर योजना है जो अजीब सी लग रही है, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना। अब ये पूछ लेगा कि ये योजना किस राज्य की है, तो वैसे भी आपको एग्ज़ाम में यूपी ही मार के आना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर इस टाइप से योजना पूछ रहा है तो आपको यूपी ही मार के आना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऊपर से पूछेगा, या फिर जो पैसा मिलता है वो पूछ सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पेंशन वगैरह मिलती है, पेंशन की जो योजनाएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पेंशन की जो यूपी सरकार की योजनाएं हैं उस पर मैं अलग से एक लेक्चर ले लूँगा, लगभग 5, 6 या फिर 10 पेंशन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आई थिंक मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पेंशन की जो योजना है इस पर मैं टॉपिक करके अलग वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ें और पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ये ऐप, ठीक है, जैसे किसी योजना के अंतर्गत कोई ऐप लॉन्च होता है, उसको मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका एक अलग से मतलब ऐसे एक पेज बने, और उस साइड में योजना और उस साइड में उस ऐप का नाम। अगर इस तरह से आप उसको रटोगे तो बहुत जल्दी रट लोगे, अगर इसमें मैं डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और एक चीज़ और पूछ सकता है कि किस योजना में कितना लगभग जो पैसे हैं वो लगभग गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर टोटल जो बजट वाला पोर्शन है ना, इसको हम अलग से देखेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये सारी चीज़ें छूट जा रही हैं। तो मेरे माइंड में सारी की सारी चीज़ें हैं। आपका जो पेंशन वाला है, या फिर जो ऐप वाला मैटर पड़ता है कि कौन सा योजना के अंतर्गत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, या फिर बजट से मैटर जो भी यूपी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो बजट आवंटित हुए हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर एक चीज़ माइंड में है, लेकिन धीरे धीरे हम लेके चलेंगे। एक ही बार में पढ़ा देंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा अंतिम योजना है आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा का जो स्वरोजगार होगा, कहते नहीं कि भैया हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है। तो अपना बिजनेस जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देख लें कौन सी योजना उनके लिए है। उद्देश्य जो है इसमें युवाओं को बिना गारंटी के बैंक कर्ज मिल जाएगा। भाई जाते हो तो पहला बैंक मैनेजर आपसे ये पूछता है कि भैया आप गारंटी क्या लेते हो कि जो पैसा आप ले रहे हो ये ला के लौटा दोगे बैंक को। तो ये जो है बिना गारंटी के पहली बात तो आपको कर्ज दे देगा, लेकिन आसान नहीं होता है स्टेप, जाके पहुंच के देख लेना, आसान स्टेप नहीं होता है। देखिए, इसमें जो पैसा मिलना है वो 25 लाख मिलना है, और अगर उद्योग आप स्टार्ट कर रहे हो तो 25 लाख मिलना है, सेवा आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10 लाख मिलना है। सेवा का मतलब लोगों की सहायता से संबंधित कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो 10 लाख मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दे देना कि उद्योग से संबंधित 25 लाख और सेवा से संबंधित 10 लाख पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो प्राथमिकता, जैसे 5-6 लोग अप्लाई करेंगे तो जो प्राथमिकता दी जाएगी वो कम लागत की इकाई को दी जाएगी। मतलब आप पैसे बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, रिजल्ट बहुत कम दे रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप यहीं पर फेल हो गए। कोई गारंटी नहीं कि आपकी जो योजना है वो सक्सेस बाद में हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम पैसे लगा रहे हो और आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, रिज़ल्ट ज़्यादा आ जा रहा है, तो वहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और जो 18 से 40 साल के लोग हैं, जो 18 से 40 साल के युवा हैं, उनको ये योजना मिलेगी, और सरकारी पद पे वो कार्य ना कर रहे हो। अगर आप चपरासी भी हैं, गवर्नमेंट चपरासी हैं, प्यून हैं, तो आपको ये इस योजना से फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियस ही बात है कि 25 लाख मिलना है तो 25 लाख तो आप ऐसे ही लोन ले सकते हो, ठीक है। सो कर्जा वगैरह ना हो, ये भी चीज़ें हैं कि पहले से आप कर्जदार हो, पहुंच जाओ बैंक में लोन लेने, 25 लाख का लोन ले लो, पता लगे 25 लाख 10 लाख आप पहले से कर्जे में हो, 50 लाख का लोन आप पे हो जाए, बाद में आप दिवालिया हो जाओ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, है ना। 10 पास होना चाहिए आपके पास, 10 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पता लगे आप गंवार हो और पहुंच जाओ, भैया मुझे ये करना है, स्कूल खोलना है, इंडस्ट्री लगानी है, फिर वो सब धरा का धरा रह जाए। तो 10 पास से एटलीस्ट ये पता चलता है कि आप काबिल हो, पढ़े लिखे हो, आपको अक्षर का ज्ञान है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर क्या है कि प्राप्त हुए ऋण पर
अधिकतम 25% तक सब्सिडी होगी। जो आपने ऋण प्राप्त किया है उसमें जो 25%, मतलब जैसे आपने 100 रुपये उधार लिया है तो उसमें 25% पे सब्सिडी होगी, बाकी 75% पे आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, ये चीज़ें इस योजना के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी और बाकी और जो रकम हो उस पर आपको ब्याज देना होगा। आई थिंक यही है। और जो मैंने बात किया था आपसे होमवर्क की, तो वो होमवर्क है आपका कन्या सुमंगला योजना। पता नहीं नीचे से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस कन्या सुमंगल योजना जो है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कन्या सुमंगल योजना ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा ये जटिल था, बड़ा था, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप अच्छे से कवर कर ले जाओ। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कहीं कहीं पे मेरी वॉइस दबी दबी सी शायद आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बगल में कुछ लोग सो रहे हैं, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चिल्लाऊँ, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ से उनकी नींद खुल जाए, है ना। सो आई थिंक आपने फुल एंजॉय किया होगा और जो ये योजना है आपने इसको देखा होगा। तो और जो योजनाएं रिमेनिंग पेंडिंग है, बाकी हैं, इसको मैं धीरे धीरे करा दूंगा। 2 से 3 वीडियो आएंगे योजना पे और आपका यूपी का जो योजना है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं कि जो चैनल है ये अभी विशेषकर जो है यूपी स्पेशल और ग्रामीण पे फोकस किया हुआ है। इसकी टेंशन हमारी है, आप जस्ट अदर जो टॉपिक हैं, अदर सिलेबस हैं, आप उनकी टेंशन लीजिए। ठीक है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ कि मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ लोग जग रहे हैं, सो हम वीडियो सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।